बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के डॉन एमपी जयराज की कहानी का पहला भाग आप लोग देख चुके हैं। उस वीडियो में हमने आपको उसके शुरू से लेकर डॉन बनने तक की कहानी को दिखाया था। अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी जयराज के पॉलिटिकल कनेक्शन और बेंगलोर माफिया में उसके एक छत्र राज की। देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे एमपी जयराज ने अपने सामने किसी की नहीं चलने दिया और सालों तक बेंगलोर शहर पर अकेला राज करता रहा। क्यों, कैसे और किस तरह से हुआ ये सब, आइए देखते हैं आज के इस कहानी में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। तो इस समय तक अब जब एमपी जयराज डॉन बन चुका था तो उसे एक पॉलिटिकल कनेक्शन की जरूरत थी। उस समय कर्नाटक राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करता था डी देवराज उर्स, उसी का दामाद था एमडी नटराज। एमडी नटराज भी एक स्ट्रांग पॉलिटिकल एम्बिशन रखता था, इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसी दौर में वह एमपी जयराज से संपर्क किया और अपना खेल खेलने लगा। एमपी जयराज के ऊपर भी अब सबसे बड़े पॉलिटिकल फिगर का हाथ था, इसीलिए वह भी अब बेखौफ होकर अब इस शहर में कुछ भी करने लगा। मुख्यमंत्री डी देवराज उर्स कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे और उस समय कांग्रेस पार्टी की कर्ताधर्ता थी इंदिरा गांधी। एमडी नटराज ने जयराज को पॉलिटिक्स में पीछे के दरवाजे से एंट्री दिलाया। इसकी कहानी शुरू होती है मुख्यमंत्री डी देवराज के कुछ पॉलिसीज से। उस समय में मुख्यमंत्री डी देवराज कुछ ऐसे पॉलिसीज को लेकर आए थे जो समाज के पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए था। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे भी नॉर्म्स थे जिसे राज्य के अपर क्लास लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री डी देवराज को बहुत से ऐसे काम करने पड़े जो लीगल नहीं था। जो काम लीगल नहीं था उसे करने की जिम्मेदारी मिली एमपी जयराज को। इसी की एक मिसाल है इंदिरा ब्रिगेड। इंदिरा ब्रिगेड राज्य में मुख्यमंत्री के दामाद एमडी नटराज के दिमाग की उपज थी, जिसका मुखिया बनाया गया था एमपी जयराज को। उस समय में वहां की लोकल पुलिस का मानना था कि एमपी जयराज के नेतृत्व में चल रही इंदिरा ब्रिगेड मात्र सत्ता के द्वारा संरक्षित गुंडों का गिरोह भर था। इनका काम राजनीतिक समर्थन, जबरन वसूली और पार्कों में बैठे जोरों से लूट घसोट करना था। उस समय में इस गिरोह ने सत्ता पक्ष के लिए माहौल बनाने और इलाके में अपनी धाक जमाने के अलावा कुछ नहीं किया था। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए एमपी जयराज ने एक अखबार शुरू किया था जिसका नाम था गरीबी हटाओ। यह इंदिरा गांधी का एक फेमस नारा था जो वह अपने भाषणों में इस्तेमाल करती थी। एमपी जयराज का नाम और रुतबा अब पूरे शहर में फैल चुका था। इस अखबार के आ जाने के बाद वह और भी ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका था। उस अखबार में वह अपने पक्ष में ही सारी बातों को छापता था जिसे लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। यहाँ से एमपी जयराज एक कभी ना खत्म होने वाली लिगेसी की ओर अपना कदम बढ़ा चुके थे। इस अखबार में वह विरोधी जनता दल के बारे में भी कुछ ऐसी खबरों को छापता था जिससे कि लोगों के मन में उस पार्टी के लिए अविश्वास जगे। डॉन एमपी जयराज को सत्ता का साथ मिला हुआ था जिससे कि उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं खड़ा कर सकता था। लेकिन जिस दुनिया में आपके दोस्त रहते हैं उसी दुनिया में तो आपके दुश्मन भी रहते हैं। एमपी जयराज से सीधा तो नहीं लेकिन टेढ़ा ही सही मुकाबला करने वाला अब आ चुका था। बेंगलोर में ही थिगालारपेट गोपी यानी कि टी गोपी नाम का एक और अपराधी था जो छोटे मोटे बिजनेसमैन से वसूली करता था। अपराधी टी गोपी एक बार वसूली करने के लिए एक ऐसे बिजनेसमैन के पास चला गया जो कि एमपी जयराज को पहले से ही अपना हफ्ता दे रहा था। फिर भी गोपी ने उसे हफ्ता देने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उस बिजनेसमैन ने इसकी कंप्लेन एमपी जयराज से कर दिया। बस अब और क्या, अब शुरू होना था बेंगलोर अंडरवर्ल्ड का गैंग वॉर। लेकिन ये गैंग वॉर जयराज को ही उल्टा पड़ गया जब गोपी और उसके गैंग ने जयराज पर अचानक से हमला करके उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। इसके बाद जयराज को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। कुछ दिनों के बाद जब वह वहाँ से डिस्चार्ज हुआ तब उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ टी गोपी ही था। एमपी जयराज और उसके लड़के अब पागलों की तरह टी गोपी के पीछे पड़ चुका था, लेकिन किस्मत हर बार गोपी का ही साथ दे रही थी और वह बच जा रहा था। इंतकाम की आग में जल रहे जयराज ने अब अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करना शुरू किया और गोपी के ऊपर 24 घंटे नजर रखना शुरू कर दिया। जयराज को अब पता चला कि 25 जनवरी साल 1977 को गोपी अपने एक पुराने केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहा है। उसके ऊपर वहीं अटैक करने की योजना बनी। मजिस्ट्रेट कोर्ट रूम में पेशी के दौरान ही जयराज और उसके साथियों ने धारदार तलवार से टी गोपी के ऊपर अटैक किया, जिससे उसके शरीर पर कई घाव बन गए। कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद अन्य लोग और वकील भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां छुप गए।
लेकिन एक जज चंद्रशेखर वहीं पर अपनी जगह बैठे रहे और सारी घटनाओं को देखते रहे। इसके बाद वह तुरंत पुलिस को बुलाए। पुलिस मौके पर आ भी गई, लेकिन उस समय तक जराज और उसके साथी वहां से भाग चुके थे। जज चंद्रशेखर ने तुरंत ही गोपी को अपने सामने ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए कहा। गोपी ने स्टेटमेंट दिया और जराज समेत उसके कुछ साथियों का नाम लिखाया। इसके बाद गोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उसका इलाज हुआ। MP जयराज द्वारा गोपी पर किया गया यह अटैक उसके सबसे खराब वक्त की शुरुआत थी। वैसे अगर देखा जाए तो आमतौर पर अपने देश में अदालतों में केसेस को आगे बढ़ाने के लिए गवाह ही नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो साक्षात जज ही गवाह बने थे। जज चंद्रशेखर के आंखों के सामने ही सब कुछ हुआ था। यह बात भी सबको मालूम थी कि जयराज को MD नटराज का समर्थन हासिल है। इससे सरकार के ऊपर भी अब दबाव बढ़ा और अब वह भी चाहने लगे कि जयराज कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाए, क्योंकि अब गोपी के ऊपर कोर्ट के अंदर हुए हमले वाले केस जज के गवाही की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। जयराज की गिरफ्तारी की मांग तेज हो चुकी थी। पुलिस भी अब उसके पीछे पड़ चुकी थी और अब जयराज के लिए बेंगलोर छोड़ना जरूरी बन गया था। MP जयराज अब बेंगलोर छोड़ चुका था और वह मैसूर और तिरुपति में छुपता रहा, लेकिन पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल चुका था। जब जयराज ने पुलिस को छकाना शुरू किया तो उसके नाम पर कोर्ट ने शूट एट साइट का ऑर्डर निकाल दिया, यानी कि जयराज को देखते ही गोली मार दिया जाए। फाइनली पुलिस मैसूर भी पहुंच चुकी थी। इस बात का पता जब जयराज को लगा तब उसने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल किया। पुलिस को एक मैसेज मिला कि जयराज सरेंडर करने को तैयार है, उसका एनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद बेंगलोर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और वापस बेंगलोर लेकर आया। इसके बाद उसके ऊपर केस चला और उसे 10 साल की जेल हो गई। MP जयराज के ऊपर जेल में ही 2 बार अटैक किया गया, लेकिन हर बार वह बच गया। 5 साल बाद साल 1984 में जयराज जमानत पर आया तो उसकी जगह पर साथी गैंगस्टर रामचंद्र कोतवाल ने अपना दबदबा बना लिया। वहीं MP जयराज और कोतवाल के बीच वर्चस्व की जंग 2 साल बाद खत्म हुई, जब उसने 22 मार्च 1986 को अग्निश्रीधर अपने एक और साथी बच्चन और सीताराम शेट्टी के साथ मिलकर कोतवाल को खत्म कर दिया। इस मर्डर में MP जयराज साल 1986 में अग्निश्रीधर और बच्चन के साथ जेल चला गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद जयराज एक बार फिर से जमानत पर बाहर आया। अब उसने देखा कि मुथप्पा राय नाम का एक शख्स अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाना चाह रहा है, जिसके बाद जयराज ने एक लेवल ऊपर की ही सोच लिया। वह अब इस गली के गैंगवॉर से दूर व्हाइट क्रिमिनल बनना चाह रहा था, जिसके लिए अब वह एक्टिव पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने की सोचने लगा। क्योंकि जयराज MD नटराज का काफ़ी करीबी था, जो कि कांग्रेस का था, इसीलिए जयराज को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें विधायक का चुनाव लड़ने के लिए टिकट जरूर दे देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और MD नटराज उससे मुंह फेर लिया। इशारा साफ था कि अब जयराज जैसे विवादित इंसान के साथ कांग्रेस पार्टी कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। इसके बाद जमानत पर जेल से बाहर आए नटराज ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अपना पर्चा भर दिया। जैसे ही वह अपना नॉमिनेशन करवाया, वैसे ही कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जयराज जब तक जमानत पर बाहर रहेगा उसे हर दिन बेंगलोर के सिद्धापुरा पुलिस स्टेशन में साइन करने के लिए आना पड़ेगा। ऐसे ही 21 नवंबर साल 1989 को जेल जाने से एक दिन पहले जयराज सिद्धापुरा थाने से हस्ताक्षर करके लौट रहे थे। वह एम्बेसडर कार में थे, जिसमें उनके साथ उसके भाई MP उमेश, वकील वार्ध मन्या और उनके सहयोगी थे। सुबह 7:20 पर जब उनकी कार लालबाग गेट के पास पहुंची तो मुथप्पा राय, सुभाष सिंह ठाकुर और 10 अन्य लोगों ने उनकी हत्या कर दी। पीछे से एक गोली मारी गई, जिससे चालक MP उमेश ने नियंत्रण खो दिया और बाईं ओर फुटपाथ पर गिर गया। गाड़ी के रुकते ही जयराज और वकील वर्धमन्या को छोड़कर कार में सवार सभी लोग भाग खड़े हुए। हत्यारों ने जयराज की कार को घेर लिया और गोलियों की बौछार करने लगे। यद्यपि उनके वकील वर्धमन्या ने उसकी रक्षा के लिए खुद को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और दूर खड़े उनके सहयोगी द्वारा हैंड ग्रेनेड से अटैक करने के बावजूद भी जयराज इस बार भागने में असफल रहे। इसी हमले में गोली जयराज के सिर में लगी और वह मौके पर ही दम तोड़ दिया। बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के इतिहास में ये पहला और सबसे सफल गैंगवॉर था और इसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के तरीके से अंजाम दिया गया था। इस गैंगवॉर में मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन सुभाष सिंह ठाकुर का भी हाथ था, जो मुथप्पा राय की ओर से हमला किया था। इसी घटना के बाद बेंगलोर अंडरवर्ल्ड पर मुथप्पा राय ने अपना दावा ठोक दिया।
लेकिन मुथप्पा राय से पहले भी कुछ नाम आए, मसलन रामचंद्र कोतवाल, अग्नि श्रीधर, कोली फैयाज और साथ में कुछ और नाम, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। साथ ही आगे आने वाले वीडियोस में हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि मुथप्पा राय का संबंध आखिर बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के किस डॉन से था, जिसके बिना पर सुभाष सिंह ठाकुर बेंगलोर अंडरवर्ल्ड वाले जंग के मैदान में कूद गए। तो यही थी MP जयराज की पूरी कहानी, जो बेंगलोर अंडरवर्ल्ड में मुनेगौड़ा की विरासत को आगे लाया था। कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही इसी सीरीज की आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।